5 वेदर एंड सीजन्स के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया है लुक आउटसाइड द विंडो, हाउ इज द वेदर लाइक, ड्रॉ इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको ड्रॉ करना है, फिर डिस्क्राइब द वेदर कंडीशंस इन 3 सेंटेंसेस। ये मैंने लास्ट टाइम पे भी एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि अगर आपको 3 सेंटेंसेस क्या बताना है, हर एक वेदर के, एक सन के बारे में बताना है, एक क्लाउड के बारे में बताना है और एक विंड के बारे में बताना है। अगर आप ये समर का सीजन बता रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कि ठीक है, बहुत तेज सूरज बहुत तेज चमक रहा है, सनी डे है, क्लाउड नहीं है तो देयर आर नो क्लाउड्स, और हवा नहीं है। यहाँ पर मॉनसून का सीजन दिया है कि यहाँ पर क्लाउड है, यहाँ पर सन नहीं है। अगर सिर्फ क्लाउड है तो क्लाउडी डे होगा, अगर बारिश वाला क्लाउड है तो यहाँ पर रेन यहाँ शो हो रही है, तो हाँ ठीक है, रेन हो रही है। ये विंटर का है, विंटर में आपका सन माइल्ड है, और अगर क्लाउड्स भी हैं तो ठीक है क्लाउड। अगर आपने क्लाउड नहीं ड्रॉ किया, सिर्फ माइल्ड है तो कोई बात नहीं, सिर्फ माइल्ड आप बताएंगे। 3 सेंटेंसेस सिर्फ आपको एक सन, एक क्लाउड और एक विंड के बारे में लिखना है। यही सेम मैंने सीजन्स, इंडिया में ये 3 मेन सीजन्स होते हैं इसलिए 3 सीजन्स दिखाए हैं। इन सब में विंड है, तो यहाँ पर एक तरीके से तेज लू चलती है और यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पर विंड के कारण क्या चेंज है वो यहाँ पर दिखाया है। तो 3 लाइंस में आपको सिर्फ सन और क्लाउड और विंड के बारे में लिखना है क्या है, और आपको बनाना है, ड्रॉ करना है। आप यहाँ पर एक सीनरी बना सकते हैं, माउंटेन्स बना सकते हैं, जैसा मन चाहे। मैंने विंड एक ट्री से बताया है, शो किया है कि यहाँ पत्तियां झड़ रही हैं, तो ये ट्री देखिए ये हवा में भी टिल्टेड हो रहा है, और ऊपर आपको सन या क्लाउड दिखाना है। अब नेक्स्ट आपका ये सवाल है, यू मस्ट हैव सीन अ रेनबो इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन, फाइंड आउट हाउ अ रेनबो इज फॉर्म्ड एंड डिस्कस इन क्लास। यहाँ पे आपको रेनबो का फॉर्मेशन देखना है, वो कैसे बन रहा है, डिस्कस करना है। यहाँ पर एक और चीज दी थी, फॉगी एंड मिस्टी। ये एक तरीके से दोनों सिमिलर है, आपके 3rd क्लास के हिसाब से सिमिलर, लेकिन डिफरेंस मैंने यहाँ बता दिया है। फिर हम रेनबो देखेंगे। अच्छा, ये एक और चीज है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से पहले ये कर लेते हैं। इन समर द सन राइजेस अर्ली एंड सेट्स लेट। समर में दिन बड़ा होता है। ड्यूरिंग मॉनसून द क्लाउड्स बिकम डार्क एंड ग्रे। डार्क और ग्रे क्योंकि बारिश वाला उसमें पानी होता है, बारिश वाले बादल होते हैं। समटाइम्स विंटर नाइट्स आर फॉगी एंड मिस्टी। कोहरा और कुहासा एक तरीके से। फॉग और मिस्ट में हम डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे फॉग क्या होता है, ये फिगर है फॉग, ये देखिए यहाँ पर पूरा ये फॉग है एक तरीके से, और ये यहाँ पे मिस्ट है। फॉग है, इट इज अ थिक क्लाउड लाइक मास और लेयर ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ये बादल टाइप का होता है, पानी की छोटी छोटी कड़े होती हैं। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह के पास होता है। रिड्यूसिंग विजिबिलिटी, ठीक है, ये ऊपर नहीं, ये कहा गया है कि पृथ्वी की जो अर्थ की सतह होती है, सरफेस, उसके पास होता है। मिस्ट इज अ क्लाउड, ये एक ऐसा बादल है, छोटी कणों का, पानी की कणों का, सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, पूरी हवा में ऊपर तक सस्पेंड होती है। ये सतह पर ही नहीं होती है, पूरी आपके वातावरण में होती है। लिमिटिंग द विजिबिलिटी, ये ऐसे बादल होते हैं जो कि आपको विजिबिलिटी जो होती है, जो आपकी देखने की क्षमता होती है, उसको कम कर देते हैं। आपको दूर तक दिखता नहीं है, इतना ज्यादा बादल टाइप का आपको आपकी आंखों के सामने लगेगा। रिड्यूसेस विजिबिलिटी टू लेस देन 1 किलोमीटर, ये क्या है, आप 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर ही देख पाएंगे, उससे ज्यादा दूरी पे नहीं देख पाएंगे। वैसे ये आइडल कंडीशन 1 किलोमीटर दी है, कुछ ही मीटर तक। जब ज्यादा कोहरा होता है तो आपको थोड़ी दूरी पर ही नहीं दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर तक दिखाई दे और उसके बाद ना दिखाई दे। ये लेकिन आइडल कंडीशन इनकी बताई गई है। यूजुअली हैव अ विजिबिलिटी अबव 1 किलोमीटर, मतलब ये थोड़ा एक तरीके से हल्का होता है। 1 किलोमीटर के आगे तक जाके तब आपकी विजिबिलिटी रुकती है, मतलब आपकी देखने की क्षमता तब रुकती है। तो ये आप कहेंगे डेंस है, ये गहरा है, और ये लेस डेंस है, ये थोड़ा सा हल्का है। डज नॉट डिसिपेट क्विकली, ये जल्दी हटता नहीं है फॉग, लेकिन डिसिपेट्स मोर क्विकली। अगर जरा सी भी हवा चलेगी तो ये हट जाएगा, लेकिन फॉग कोहरा ऐसा होगा कि अगर हवा चलेगी हल्की सी तो भी वो कोहरा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी फिगर भी देख सकते हैं, ये फॉग है, ये आपकी, ये कहा गया था कि सतह के पास ये फॉग है, ये सतह के पास मतलब नीचे जमीन से लेकर ऊपर तक है, और ये कोहरा है, कुहासा है, मिस्ट मतलब एक तरीके से थोड़ा सा ऊपर के टाइप, ऊपर की आपकी सतह पर ही नहीं है, ऊपर है, और ये थोड़ा सा हल्का है, देखिए उड़ रहा है, लेकिन ये थोड़ा घना कोहरा है। जब घना है तो वो एक तरीके से फॉग हो जाता है। हल्का डिफरेंस है, आपकी क्लास में
इस डिफरेंस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। आप सिर्फ फॉगी एंड मिस्टी लिख देंगे, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं रेनबो। रेनबो कैसे बनता है ये आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक रेनबो शो किया है पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। रेनबो क्या है? नेचुरल स्पेक्ट्रम है। नेचुरल स्पेक्ट्रम मतलब नेचुरली, मतलब जो प्रकृति से बना है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम आप कह सकते हैं एक लाइन है अलग अलग रंगों की, अलग अलग रंग है इसमें, जो कि उसका होता है विबग्योर। पहले वायलेट है, फिर इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये होता है। लेकिन कोई भी जो भी लाइन होती है अलग अलग रंगों की, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं एक तरीके से। फॉर्म्ड बाय द डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स आफ्टर अ रेन शावर। जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद जो उसके कण होते हैं, उन कणों में ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी हम देखेंगे। एवरी वाटर ड्रॉपलेट एक्ट्स एज अ प्रिज्म। तो जो हर पानी की बूंद होती है, ड्रॉपलेट होती है, वो एक प्रिज्म के जैसे काम करती है। प्रिज्म एक शीशे का, एक आप कहोगे कि ग्लास का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये शायद 6th क्लास से आप देख लेंगे, आपके उसमें सिलेबस में आ जाएगा, ये ऐसे करके, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का होगा। तो ये क्या कराता है? मेन डिस्पर्जन कराता है, प्रिज्म डिस्पर्जन कराता है। ये भी मैं आपको आगे दिखा दूंगी। आपको ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ना है अंदर घुस के, लेकिन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है वो मैं बता दूंगी। ये आपका रेनबो है, इंद्रधनुष। ये पानी में इसलिए इसकी ये शैडो भी है, लेकिन ये ऊपर का इंद्रधनुष ऐसे गोल गोल करके एक सेमी सर्कल टाइप से फॉर्म होता है। इसका एक एंगल भी होता है 40 डिग्री 42 डिग्री मेन, ठीक है। तो वो आपको सब नहीं पढ़ना है, मैं आपको तीनों प्रक्रियाएं बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे पहले रिफ्रैक्शन वाली थी प्रक्रिया, ठीक है। सबसे पहले जब वाटर ड्रॉपलेट, मैं ये दिखा दूं आपको, ये आपकी जैसे एक वाटर ड्रॉपलेट है आपका, ये एक वो है पानी की बूंद है, ये आपकी एक पानी की बूंद है। तो इस पानी की बूंद में जब सन की, सूरज की रोशनी, ये किरण पड़ रही है, तो यहाँ पे सबसे, इस पॉइंट पे सबसे पहले एक प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी रिफ्रैक्शन। फिर इसके अंदर जैसे ही घुसेगा तो यहाँ एक प्रोसेस होगी डिस्पर्जन, और जब ये इसके दूसरी बाउंड्री पे जाएगा तो यहाँ टकरा के फिर से वापस आ जाएगी, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो 3 प्रक्रिया आपको पढ़नी है। उसके बाद जब वापस यहाँ पे टकराएगा और फिर वापस हवा में आएगा, ये एक तरीके से हवा है। हवा के बाद ये हवा का मीडियम है, एयर है। इसके बाद ये इस पानी की बूंद के अंदर जाएगा तो दूसरा मीडियम इसको मिल जाएगा, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। थोड़ा सा अपनी जो उसका रास्ता है, इस रे को एक तरीके से सीधे जाना चाहिए। ये जैसे यहाँ है तो इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ गई है, तो इस मुड़ने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये यहाँ पे इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले रिफ्रैक्शन देखेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई भी आपकी कोई रे है, अभी आपको छोटे क्लास में सनलाइट को, सूरज की रोशनी को एक रे के माध्यम से, एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से ही अभी आप पढ़ेंगे। बड़े पे फोटोन एनर्जी, मतलब छोटे छोटे कणों के फॉर्म में सन रेज होती हैं, वो अभी आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको सीधी लाइन, आप सन रे को सीधी लाइन दिखाएंगे। ये सीधी लाइन जा रही है एक मीडियम से, मतलब एक माध्यम से, हवा के माध्यम से, समझ लीजिए पानी में जा रही है। तो ये जब पानी में जाएगी तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कह सकते हो कि घनत्व, डेंसिटी, वैसे मेन एग्जैक्टली डेंसिटी नहीं होता, पर अभी आप समझ सकते हो उस हिसाब से। तो ये जैसे सीधे इसको जाना चाहिए, इस रे को ये सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे ना जाके थोड़ा सा मुड़ गई है। ये यहाँ पे अगर हम है तो ये ऐसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये सीधी नहीं गई है, ये थोड़ा सा मुड़ गई है, ठीक है, क्योंकि ये एयर है, ये एयर है। एयर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और ये वाटर है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ अभी इतना ही समझना है कि जब आपकी रे, इंसिडेंट रे जो जा रही है उसको इंसिडेंट कहते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्ट होकर आई है उसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ये सब एंगल आप बड़े पे पढ़ेंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि जब एयर से वाटर में आपकी रे गई है तो थोड़ा सा मुड़ गई है, अपने सही रास्ते में नहीं गई है, थोड़ा सा उस रास्ते से डेविएट हो गई, कहीं थोड़ा सा इधर या उधर हो गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इधर डेविएट हो गई, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। फिर आगे आप देखेंगे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब है जो सूरज की रोशनी आती है, इस रोशनी को ही हम लोग व्हाइट लाइट कहते हैं, व्हाइट लाइट। अब आप ये समझ सकते हैं कि सूरज तो पीले रंग का दिखता है, उसकी रोशनी भी शायद पीले रंग की होगी। आप उसको मत समझिएगा, ये व्हाइट लाइट सफेद लाइट नहीं है, इसका नाम है, एक तरीके से नाम रखा गया है व्हाइट लाइट। जो सूरज की रोशनी है उसको व्हाइट लाइट कहा गया है, और ये व्हाइट लाइट कहा जाता है कि इन 7 रंगों से मिलकर बनी है। तो जैसे ये प्रिज्म है, ये शीशे का एक तरीके से होता है प्रिज्म। जब ये प्रिज्म में टकराती है तो यहाँ पे 7 रंगों में ऐसे डिस्पर्स हो जाती है, मतलब फैल जाती है एक तरीके से, तो इसको कहते हैं डिस्पर्शन। ये ऐसे इस सतह पर 7 रंगों में
बिखर गई है उसके बाद ये ऐसे ही जाती है, ये नहीं कि वापस फिर से एक ही लाइन मतलब व्हाइट लाइट में वापस आए। व्हाइट लाइट में वापस आने के लिए इसको दूसरे प्रिज्म में फिर से आप एंटर कराएंगे तब जाके व्हाइट लाइट आएगी। ठीक है, तो इतना आपको नहीं समझना है ज्यादा, बस ये है डिस्पर्जन का मतलब है व्हाइट लाइट आपकी डिस्पर्स हो गई अलग अलग रंगों में, 7 रंगों में। यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो यहाँ पर ये दिया है कि कैसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ऐसे है। यहाँ पर आपकी व्हाइट लाइट गई और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे करके 7 रंगों में डिस्पर्स हो गई, फिर ये बाहर निकल गई, ये स्पेक्ट्रम हो गया। रेड लाइट बेंड्स लेस बिकॉज इट इज रिफ्रैक्टेड लेस, तो यहाँ पर बताया गया कि रेड लाइट कम बेंड होती है, मतलब इसको यहाँ ऐसे ये इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था पर ये बेंड हो गई, तो रेड लाइट सबसे कम बेंड हुई है, वायलेट लाइट सबसे ज्यादा यहाँ तक बेंड हुई है, तो ये कहा गया है। ठीक है, फिर ब्लू बेंड्स बेस्ट, ब्लू सबसे ज्यादा डिस्पर्स होता है। ये एक मेन रीजन है कि स्काई आपका ब्लू, आपको आकाश ब्लू क्यों लगता है, क्योंकि ब्लू लाइट सबसे ज्यादा डिस्पर्स फैलती है तो आपको ब्लू लगता है। ठीक है, ये आपको जितना भी इसमें पढ़ना है पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी होता है, एयर और ग्लास की बाउंड्री, ये एयर है बाहर, इसके अंदर ग्लास है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन मतलब सीधे जाना चाहिए, थोड़ा सा डेविएट भी हुआ है, डिस्पर्स भी हुआ है, फिर यहाँ पे इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था लेकिन फिर ये थोड़ा मुड़ गई है, तो यहाँ और यहाँ रिफ्रैक्शन भी होगा, ये भी आप देख रहे हैं। ठीक है, हर एक कलर अलग अलग डिग्री पे रिफ्रैक्ट होगा। कोई रेड लाइट थोड़ा ही सा इस लाइन से थोड़ी दूरी पे गई है लेकिन वायलेट सबसे ज्यादा दूरी पे गई है, तो वो अलग अलग इसमें कितना रिफ्रैक्टेड हो जाएगा वो चीज बताई गई है। ठीक है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है जैसे आपने कोई आपकी रे जा रही है, ठीक है, ये आपकी रे गई वाटर से एयर में गई है, वाटर है एयर, पानी से हवा में गई, तो ये ऐसे जाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ गई है, देखिए ये ऐसे ऐसे सीधे जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा मुड़ गया है। फिर इसका अगर आपने एंगल बढ़ा दिया, ये थीटा आई है, इसको आपने, ये क्रिटिकल एंगल होता है, ये आपने थोड़ा सा इसका एंगल बढ़ा दिया, ये देखिए इस लाइन से थोड़ी सी दूरी पे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये बाहर नहीं गई, ये इतना ज्यादा मुड़ गई, इतना ज्यादा दूर हो गई यहाँ से कि ये इसी पे 90 डिग्री पे जाने लगी, इसी पे जा रही है। फिर आपने इस एंगल को ये वाला, ये मतलब और दूर कर दिया आपने इस लाइन से, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी आपने देखिए और थोड़ा सा दूर से इसको भेजा, तो इतनी दूर से भेजा तो ये अपने रास्ते से इसको इधर जाना चाहिए, अपने रास्ते से इतनी दूर आ गई कि ये वापस पानी में ही लौट आई। तो इस प्रक्रिया को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस एक इंट्रोडक्शन बताना है कि ये जब इस माध्यम से एयर में जाता है तो इतना ज्यादा इसका एंगल, इतनी ज्यादा दूरी हो जाती है कि वापस इसी में मुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और फिर ये डिस्पर्शन तो हो ही चुका था, तो डिस्पर्स लाइट यहाँ आती है और फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाता है, और फिर ये आप जब देखते हैं तो आपकी आंखों को ये ऐसे दिखता है। तो सारी सनलाइट, ये एक कण का हमने देखा, फिर ऐसी दूसरी कण आती है वो हमें दिखती है, ऐसी तीसरी कण आती है वो हमें दिखती है, तो ये एक तरीके से धीमे धीमे ये हमें सेमी सर्कल फॉर्म का एक रेनबो दिखने लगता है। ऐसे हमें 7 रंग दिखते हैं, तो ये 7 रंग हमें एक रे की जगह, ये एक लाइट की जगह हमें ये 7 रंग दिखने लगते हैं, और उनका जो एंगल होता है वो इनके हर एक रंग का जितना जितना ये दूरी पे डेविएट एक तरीके से रिफ्रैक्ट करते हैं उसके हिसाब से हमें ऐसे ऐसे करके रेनबो ऐसे ऐसे करके हमें दिख जाता है, ये हमें रेनबो दिख जाता है, ये 7 रंग। ठीक है, इनके कुछ एंगल्स होते हैं वो आपको बड़ी क्लास में पढ़ने। ये अभी आपका छोटा सा आपने 3 प्रोसेस देख ली, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अगर ना समझ में इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो हाँ ये ट्रू है, ये बात सही है। ये शायद मैंने लास्ट टाइम पे करवाया है, अच्छा नहीं ये आगे मैंने किया है। ठीक है, यहाँ पे है कि आपको टिक करना है। वेदर चेंजेस, हाँ वेदर हर जगह का चेंज होता है, कानपुर का अलग होगा, लखनऊ का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, और टाइम टू टाइम आज अलग होगा, हो सकता है आज सनी डे हो कल बादल हो जाए, तो ये ट्रू है। स्टॉर्म्स कैन अप्रूव ट्रीज, हाँ तूफान आपके पेड़ गिरा सकते हैं, हाँ सही है। नाइट्स आर लॉन्गर दैन डेज इन समर, नहीं समर में दिन आपके लंबे होते हैं, नाइट्स कब लॉन्गर होती हैं? विंटर में। ठीक है, तो ये गलत है। इट इज सेफ टू ट्रैवल ऑन अ स्टॉर्मी डे, नहीं स्टॉर्मी डे में आपको बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना चाहिए। पेड़ वगैरह देखिए, स्टॉर्म में पेड़ वगैरह गिर सकते हैं, आप जा रहे हैं कार से बाइक से, आपके ऊपर पेड़ गिर सकता है, तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सडन वेदर चेंजेस कैन मेक अस सिक, हाँ अचानक से अगर आपका वेदर चेंज होता है तो आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती और बीमार पड़ जाती, फीवर वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज। अब यहाँ पर है इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द वेदर इज गोइंग टू बी लाइक, मतलब आपको जानकारी दी जाती है एक तरीके से
भविष्यवाणी होती है मौसम की तो उसको क्या कहते हैं, फोरकास्ट। मतलब पहले से ही आपको बता दिया गया है, भविष्यवाणी कर दी गई है कि भाई ऐसा मौसम होगा। जैसे कि पता चल जाता है कि यहाँ पर हवाएं चल रही हैं और बादल है, तो इसका मतलब ये हवाएं बादल को उधर लेके चली जाएंगी और कल वहां पर बादल पहुंच जाएंगे, तो एक तरीके से भविष्यवाणी हो जाती है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर, आप मौसम की पढ़ाई जो कर रहे हैं, एक तरीके से उसकी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उसको मीटेरोलॉजी कहेंगे। इसमें क्या होता है, मीटेरोलॉजी में आप पहले से एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे, क्या मैं बता रही हूँ, जैसे आपने यहाँ बादल देखे और आपने देखा कि हवाएं भी चल रही हैं, तो आप कहेंगे कि कल तक ये बादल यहाँ पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए दिल्ली में है, दिल्ली से आपने कहा कि अरे 2-3 दिन में पक्का कानपुर पहुंच जाएंगे, तो ये आपने पहले से ही इसमें स्टडी कर लिया और फिर आपने फोरकास्ट कर दिया। ठीक है। जेंटली ब्लोइंग विंड, जो आराम से चल रही होती है, उनको ब्रीज कहते हैं। ये अच्छी विंड होती है, एक तरीके से आपको अच्छी लगती है। द कोल्डेस्ट सीजन विंटर होता है, सबसे ज्यादा जो ठंडा सीजन होता है। अब इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है इसमें। मतलब यहाँ पर कहा गया है तो आप नंबर से देख लिया करिए। अगर कम नंबर के, जैसे 2 नंबर के होते हैं, तो आपको 1 सेंटेंस में देना है। अगर कभी आपने देखा कि 6 नंबर में कोई सवाल पूछा गया है, तो कोशिश करिए कि ज्यादा सेंटेंस में उसका आंसर दिया करिए। ठीक है। ये नंबर अगर आपको पेपर में नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कितना लिखना है, तो आप नंबर देखा करिए सवाल के, कितने नंबर का वो सवाल आया है, उसके हिसाब से जवाब दिया करिए। यहाँ पर लिखा है 1 सेंटेंस, तो हम 1 सेंटेंस में देंगे आंसर। डिफाइन वेदर, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि अ प्लेस, एक जगह का, और एक पर्टिकुलर टाइम का जो एटमॉस्फेयर होगा उसको वेदर कहते हैं। ठीक है। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अ प्लेस, ये फर्स्ट पेज पे आपके गिवन है वेदर का क्या होता है। लिस्ट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वेदर, तो क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, सन, क्लाउड और विंड। नेम द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया, समर, मानसून एंड विंटर। द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया आर समर, मानसून एंड विंटर। ऑन विच सीजन डू द फार्मर्स डिपेंड टू गेट वाटर फॉर द क्रॉप्स। द फार्मर्स, देखिए ये मैंने यहीं से लिया है, द फार्मर्स डिपेंड, ठीक, अब ऑन द, विच की जगह ऑन मानसून सीजन, फिर यहां से टू गेट वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन से ही बस आंसर करना है। विच की जगह मैंने मानसून कर दिया है। ठीक है। अब आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3। देखिए यहाँ पर 1-1 था, अब यहाँ पे मैंने 2 और 3 किया है। ठीक है। तो 2 और 3 सेंटेंसेस में देखिए यहाँ पे डिफरेंस था, तो एक सेंटेंस ब्रीज का हो गया, एक सेंटेंस गेल का हो गया और एक सेंटेंस स्टॉर्म का हो गया। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो इन सबका एक ही एक सेंटेंस है, मुझे और लिखना है, तो आप और भी लिख सकते हैं। वैसे ये खुद ही 3 सेंटेंस है। ब्रीज है जब हवा जेंटली, व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज। गेल है जब हवा स्ट्रांगली बहती है, व्हेन द विंड ब्लोज स्ट्रांगली। स्टॉर्म है व्हेन द विंड ब्लोज वेरी स्ट्रांगली, जब हवा बहुत तेज चलती है। एंड इज यूजुअली अकम्पनीड बाय हैवी रेनफॉल, और उसके साथ साथ एक बहुत ज्यादा भारी बारिश भी हो रही होती है। आप अकम्पनीड चाहे तो मत लिखिएगा अगर आपको बड़ा शब्द लग रहा है, ये मैंने आपकी बुक की लैंग्वेज ली है। एंड आप ये कह सकते हैं कि जब बहुत तेज हवा चलती है, और साथ ही व्हेन द विंड ब्लोज वेरी स्ट्रांगली विद हैवी रेनफॉल, आप विद लिख लीजिएगा इसकी जगह, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप लिख लीजिए विद, और साथ ही भारी बारिश के साथ ही विद हैवी रेनफॉल, इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। तो उसको हवा किसके साथ, भारी बारिश के साथ जब हवा चलती है तो उसको हम तूफान कहते हैं, स्टॉर्म। डिस्कस द वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। यहाँ पर हम मॉनसून सीजन में वेदर कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं कि कैसा मौसम होता है मॉनसून में। इट रेन्स, सबसे पहले तो बारिश होती है मॉनसून सीजन में। फिर समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, ये आपकी बुक से ही मैंने लिया है। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज एंड द क्लाउड्स बिकम डार्क एंड ग्रे, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और बादल जो होता है गहरे स्लेटी रंग के, ग्रे रंग के हो जाते हैं। व्हेन इट रेन्स द वेदर बिकम्स कूल। 2 या 3 सेंटेंस में कहा गया, इसलिए 3 सेंटेंस में आंसर है। जब बारिश होती है तो आपका मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। राइट 3 वेज इन विच वेदर कंडीशन अफेक्ट अस, कैसे कैसे मौसम हमें अफेक्ट करता है, हमें प्रभावित करता है। हम वी ट्राई टू स्टे इनडोर्स व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है तो हम अंदर रुकने की कोशिश करते हैं, घर में रहने की कोशिश करते हैं। इट इज नॉट सेफ टू ड्राइव इन स्टॉर्मी वेदर, अगर तूफान आ रहा है तो हम ड्राइव पे नहीं जाना पसंद करते हैं। फ्लाइट्स एंड ट्रेन्स गेट डिलेड ड्यू टू फॉगी एंड स्टॉर्मी वेदर कंडीशन, अगर तूफान हो रहा है या कोहरा, ज्यादातर आपने पेपर में अगर आप पढ़ेंगे तो ट्रेनें लेट हो जाती हैं, फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं कोहरे के कारण। ठीक है। फ्लाइट्स एक तरीके से रोक दी जाती हैं, ट्रेनें धीमी स्पीड में चलती हैं, देर से चलती हैं तो डिले हो जाती हैं। इस तरीके से हम प्रभावित हो जाते हैं मौसम के कारण। अब
नहीं, इसमें फिर इतने ही सवाल है। फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में अगर हम आएंगे, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन द समर सीजन, हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मियों में। सूती कपड़े क्या करते हैं, हमारा जो पसीना होता है उसको सुखा देते हैं। इन समर्स एज इट इज वेरी हॉट, अब गर्मियों में बहुत गर्मी होती है तो वी फ्रीक्वेंटली गेट स्वेट, तो हमें ज्यादा पसीना आ जाता है। कॉटन हैज वेरी फाइन थ्रेड्स, कॉटन के पास बहुत ही पतले पतले धागे से बना होता है सूती जो कपड़े होते हैं। विच अलाउ द एयर टू पास थ्रू इट इजिली, तो उसके थ्रू हवा अंदर शरीर तक चली जाती है। सो आर स्वेट इवेपोरेट्स वेरी इजिली एंड वी गेट अ कूलिंग इफेक्ट, तो हमारा जो पसीना होता है, देखिए ये हमारी स्किन है, ये छोटा छोटा हमारे पसीना आया, फिर हमने ये कॉटन कपड़ा पहना है, तो कॉटन कपड़े के अंदर हवा चली गई और हवा इसको अपने साथ, देखिए ये पतले पतले धागे हैं तो इनके थ्रू ये पसीना उड़ के यहाँ पे देखिए यहाँ आके इवेपोरेट हो गया है। इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसने पसीने को सोख लिया, सोख के पसीना बाहर आ गया और बाहर आके वो इवेपोरेट, सूरज था तो उसने सब इवेपोरेट कर दिया, ठीक है, उड़ा दिया उसको, मतलब उसको वेपराइज कर दिया, ठीक है, गैसेस फॉर्म में। सो आर स्वेट इवेपोरेट्स वेरी इजिली एंड वी गेट अ कूलिंग इफेक्ट, और हमारा ये तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है पसीना और हमें ठंडा लगता है। Therefore we wear cotton clothes in summer, तो ठंडक भी मिल जाती है और पसीना भी चला जाता है, इसलिए हम लोग कॉटन पहनते हैं समर में। Why do earthworms come out from the soil during the rainy season, जब बारिश होती है तो उस टाइम पे जो अर्थवॉर्म होते हैं वो सब बाहर, ऐसे तो अंदर जमीन के अंदर रहते हैं लेकिन बाहर आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, उनकी स्किन पे थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा सा गीलापन रहता है, तो उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व, ये देखिए स्किन दिखाई गई है कि ये स्किन है, इसका ये एक स्किन ऐसे गोल गोल दिखाई गई, तो इस गोल गोल में यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जैसे बाहर आ रही है, ये देखिए ऑक्सीजन ऐसे स्किन से लेते हैं अंदर और CO2 बाहर देते हैं, ये स्किन का यहाँ दिखाया गया। सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन द ग्राउंड इज वेट एंड देयर इज नो ऑक्सीजन ट्रैप्ड इन द सॉइल, तो वो जमीन के अंदर रहते हैं तो जो जमीन के अंदर ऑक्सीजन होती है वो ले लेते हैं और वहीं CO2 दे देते हैं जमीन पे, और जमीन थोड़ी सी भुरभुरी होती है, उसमें मतलब एयर होती है बीच में, तो वो ऊपर चली जाती है। लेकिन बारिश में क्या होता है, वहां पर जो भी उसकी छेद होते हैं वहां पानी भर जाता है, तो ऑक्सीजन नहीं हो पाती, नो ऑक्सीजन ट्रैप्ड इन द सॉइल, उसके अंदर ऑक्सीजन फंसी नहीं होती है जमीन के अंदर। द मॉइस्ट सॉइल कैन इनहिबिट देयर ब्रीथिंग, तो जो गीली मिट्टी होती है उसमें ऑक्सीजन मिलती नहीं है तो उनकी सांस मतलब वो नहीं ले पाते, रुक जाते हैं उनका सांस लेना। देयरफॉर दे कम आउट फ्रॉम द सॉइल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो वो बाहर आ जाते हैं कि उनकी स्किन को ऑक्सीजन मिलता रहे और वो ब्रीथ करते रहे। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। अहमद went out to play in the rain although his parents asked him not to do so. अहमद बाहर गया खेलने, उसके पेरेंट्स ने मना किया था बारिश में मत जाओ। Did अहमद do the correct thing? No, अहमद ने सही काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक तो बारिश में खेलने से उसकी तबीयत खराब हो सकती है, दूसरा बारिश में तूफान वगैरह आ सकता है, कोई पेड़ गिर सकता है, कोई सामान कहीं दूर से उड़ता हुआ है उसके लग सकता है, चोट लग सकती है, तो वो सेफ नहीं होता है। Why did Ahmed's parent ask him not to play in the rain? Ahmed's parent asked him not to play in the rain because, देखिए ये सेंटेंस मैंने यहीं से लिया है, यहाँ से Ahmed's parent asked, did लगा है इसलिए past tense है, तो ask का मैंने asked कर दिया, इस ask के आगे ed कर दिया, ठीक है। asked him not to play in the rain, अब ये why है तो why के बाद मैंने यहाँ पे because लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे आंसर लिखने की कोशिश क्या करिएगा। because it is not safe outside during rain, वो बारिश के टाइम पे बाहर सेफ नहीं होता है। अब अगर आपको ज्यादा नंबर का ही सवाल मिलता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसके बाद कि उसकी तबीयत खराब हो सकती है रेन में, दूसरा स्टॉर्म वगैरह हो सकता है, कोई पेड़ गिर सकता है उसके ऊपर, हर्ट हो सकता है। तो अगर ज्यादा नंबर का है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं ज्यादा नंबर का है तो आपने सीधे एक सेंटेंस में लिख दिया। अब डू यू ओबे योर पेरेंट्स, तो आप यहाँ यस कर सकते हो, नो कर सकते हो, वैसे तो ये यस और नो तो नहीं हो पाता है, समटाइम्स कभी कभी मैं मान लेता हूँ, या इन सम केसेस, जैसे एग्जाम के पहले मम्मा ने कह दिया पढ़ने को तो ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ, छुट्टियों में कहा कि हॉलीडे होमवर्क करो तो वो मेरा मन नहीं करता, तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आप अपने शब्दों में कैसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक यहाँ पर दिया गया था साइंस क्लब एक्टिविटी, देखिए ये आपके इस वाले में ये आपका सब हो गया है, लास्ट में साइंस क्लब एक्टिविटी है, तो ये 1 वीक का दिया था लेकिन मैंने यहाँ पे आपका सिर्फ 1 डे का किया है। यहाँ पे आपको इंटरनेट से ढूंढना था वेदर फोरकास्ट, ठीक है, तो वेदर फोरकास्ट आप अगर डालते हैं तो पूरे 1 वीक का आ जाता है। ये मैंने थोड़ा बहुत यहाँ 3 दिन का लिखा है, वेदर फोरकास्ट वेंसडे का, 5 फेब का, फिर थर्सडे का, 6 फेब का और 7 का, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है और ये मिनिमम टेम्परेचर है, और ये देखिए सिर्फ सूरज है तो यहाँ सनी डे है, मतलब यहाँ पर सनी डे है। अगर यहाँ पर ऊपर ऐसे क्लाउड बना देते हैं थोड़ा सा कि सन तो रहेगा लेकिन क्लाउड से कवर्ड रहेगा,
तो वो क्लाउडी डे हो जाता है, या सिर्फ क्लाउड है तो वो रेनी डे हो जाता है। ठीक है, तो ये वेदर फोरकास्ट है, इनको कंपेयर किया गया था। इसको कंपेयर करना है वेदर कंडीशन, तो ये वेदर कंडीशन की उस दिन, ये भी आपको नेट पे मिल जाएगा, वेदर का कंडीशन बताया गया है। तो ये देखिए, ये वेदर फोरकास्ट से मैचिंग है, ये सनी डे है, ये भी सनी डे है, यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर ये था, ये भी यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर है। ये इन्होंने ज्यादा दे रखा है, प्रेसिपिटेट, ह्यूमिडिटी और विंड, ये तीनों यहाँ पर फोरकास्ट में नहीं गिवन है। फिर देखिए आपका वेदर डे दिया है और सनी डे दिया है। ठीक है, तो लगभग मैच कर जाता है, आप नेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें 1 वीक का है, मैंने 3 डेज का फोरकास्ट दिया है, और वेदर कंडीशन मैंने 1 दिन का दिया है, ये आपको नेट पे मिल जाएगा। तो ऐसे आप एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपका एंड होता है, नेक्स्ट चैप्टर बाद में एक्सप्लेन होगा।